हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। और मैं नेहा पांडे आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो बहुत ही डिमांड पे थी कि मैडम जो है आप हमको स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि हमको अगर छात्रावास अधीक्षक बनना है या छात्रावास अधीक्षिका बनना है तो उसके लिए हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम पेपर को है बहुत अच्छे मार्क्स से हम उसको क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ होती है और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना एक बहुत ही अलग बात हो जाती है। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जब भी अपना एग्ज़ाम लिखेंगे आप बहुत अच्छे से लिखेंगे और अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट, जैसे हमेशा करते हैं, आप मुझे कमेंट किया कीजिए और मैं उस जो टॉपिक रहेगा मैं जाहिर सी बात है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर हमको अधीक्षक या अधीक्षिका बनना है तो पहले चीज़ तो ये कि हमको इसका जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए। सिलेबस आपको जो है आप ऑफिशियल साइट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी कि सिलेबस क्या था। ठीक है। तो आप EMRS के ऑफिशियल साइट से आप जो वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, वरना आप सरकारी रिजल्ट के भी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को। उसके बाद सिलेबस में जो जो दिया है आपको एज इट इज़ ही उसको फॉलो करना है। जैसे कि उसमें अगर एजुकेशनल जीके होती है वो 10 मार्क्स की होती है, तो उसमें एजुकेशनल जीके में बहुत सारी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है और आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है। हमारे साथ क्या था कि हमारे टाइम पे प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो नहीं अवेलेबल था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। बट आप लोग के साथ अच्छा है कि आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस जो है आप उसको डाउनलोड कर लो अच्छे से। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या हो जाती है कि हम सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस में हमारा 10 मार्क्स का जो होता है वो एजुकेशनल जीके होता है। तो एजुकेशनल जीके जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको करंट अफेयर्स पूछता है और कुछ जीके के से संबंधित भी पूछता है। और उसमें क्या है कि जो योजनाएं होती हैं सरकार की उससे संबंधित रहता है। और EMRS के एग्ज़ाम की खास बात ये है कि हमारा पेपर भी जब आया था तो वो हर जितने भी पार्ट्स थे उसमें वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप सोचोगे कि आप थोड़ा सा हवाई टाइप पढ़ लो और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, तो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस का नेचर होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड रहता है और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। आप पेपर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 10 मार्क्स की एजुकेशनल जीके आती है। उसके बाद आपका जो है वो हाँ, अधीक्षक बनने के लिए आपको 10 मार्क्स का जो एक लॉ वाला सेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे लॉ, रूल्स, एक्ट उसके बारे में दिया रहता है। जैसे कि NCPCR दिया रहता है या फिर चाइल्ड लेबर के बारे में दिया रहता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको उसको फिर से देखना है। तो वो 10 मार्क्स का आता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 7-8 टॉपिक्स हैं। तो उनको सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। जुवेनाइल जस्टिस वाला भी आई थिंक है उसमें, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। और बहुत अच्छे से, आप ये मत सोचो कि आपसे कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कर लोगे, नहीं। उसमें जो जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप समझ लो कि 90% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन में जो है वो आपको स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछेगा और डीप पूछेगा। तो वो आपको प्रिपेयर करना होगा। वो प्रिपेयर करने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं, जैसे उसमें डाउरी वगैरह भी बहुत सारे हैं और चाइल्ड मैरिज करके है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसका आपको जो है वो गूगल पे आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा। गूगल के अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि आपको थोड़ा ईजी वे में उसको बता देते हैं। तो वो दोस्तों आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया। फिर तीसरे में आता है हमारा प्रशासनिक अभियोग्यता, क्योंकि हॉस्टल जो चलाने का काम है एक तरीके से हॉस्टल के अंदर जो आपका प्रशासन है वो कैसा होना चाहिए, क्या आपके अंदर अभियोग्यता है कि आप जो है वो प्रशासन कर सको। तो उस टॉपिक को डील करने के लिए वो तो समझो कि सबसे चैलेंजिंग होता है। वो 30 मार्क्स का होता है और वो ऐसा है कि उसका कोई एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिल सकता। आप अपने विवेक से जो करोगे समझो कि वही सही है। उसके बारे में बहुत कम कंटेंट आपको मिलेगा, या फिर जो भी मिलेगा वो थोड़ा सा बिहेवियरल अप्रोच के क्वेश्चंस होते हैं।
तो ये आपको, और यही सबसे मेन टॉपिक है, जिसने इसको अगर अच्छे से डील कर लिया तो समझो कि उसका सिलेक्शन 80% हो ही चुका है। ये 30 मार्क्स वाला जो पोर्शन है प्रशासनिक अभियोग्यता, आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, और उसमें आप देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप इस पद पे हो तो आप कैसे डील करोगे, कैसे डील नहीं करोगे, या फिर कितने बच्चों पे जो है वो मतलब वार्डन बनाए जाते हैं, कितने बच्चों पे आपको अधीक्षक की उपाधि दे दी जाती है, उसका भी नियम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कि आप ऐसी अगर स्थिति आपके सामने रख दी जाती हैं तो उस टाइम पे आप कैसे डिसीजन लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें जिस बच्चे का या जिस कैंडिडेट का प्रशासनिक एप्टीट्यूड अच्छा रहेगा, वो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। और उसके लिए अगर आपको तैयारी करनी होगी तो मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस मैंने उस सेक्शन को बहुत अच्छे से डील किया था। ठीक है, और उसके बाद हमारा 3 कंप्लीट हो गया। फिर चौथा हमारा आता है रीजनिंग। रीजनिंग का जो है, रीजनिंग के 20 सवाल थे, और 20 सवाल में क्या है कि उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड था, मतलब रीजनिंग जैसे पोर्शन में भी स्टेटमेंट बेस्ड था, और स्टेटमेंट में भी जीके बेस्ड था दोस्तों, और वो भी थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पे काम जरूर आती है। तो ठीक वैसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने मतलब तैयारी तो मेरी लगातार चल रही थी, और उसी बीच में इसका एग्ज़ाम आ गया, तो मैंने इसके लिए भी थोड़ी पढ़ाई की थी। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की तो और मेरा हवा हवा में सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसकी तैयारी की थी, और तैयारी का ही नतीजा था कि मैंने बहुत अच्छे स्कोर से मैंने इस एग्ज़ाम को पास किया है, और उसका भी ये नतीजा है कि बहुत अच्छे स्कूल में मुझे पोस्टिंग भी मिली है। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग वाला सेक्शन भी 20 मार्क्स का होता है, वो भी काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है, और उसमें भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपका जीके अच्छा नहीं है तो भी आप नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर आपका चूजिंग पावर सही नहीं है कि 2 में से कौन, मतलब 3 में से कौन 2 सही है, तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको रीजनिंग के लिए भी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। 4 सेक्शन हो गए हमारे। 5वें में आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या था कि 20 मार्क्स कंप्यूटर के भी। कंप्यूटर मुझे सबसे इजी लगा था, हो सकता है मेरी तैयारी अच्छी हो इसलिए मुझे इजी लग रहा हो, वरना क्वेश्चन का नेचर है वो भी बहुत इजी था। मीन्स 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मेरे सही थे। और तो कंप्यूटर का भी लेके बहुत लोग को दिक्कत होता है, तो यूट्यूब पे तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं, तमाम कोचिंग के जो है वो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हो और उससे सीख सकते हो। और जो है आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि आप जो है मतलब 4 जो होते हैं ऑप्शन, आप उसमें एक सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट या प्रैक्टिस देनी ही पड़ेगी। अगर आप लोगों की बातें सुनोगे कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था, मेरा तो सिलेक्शन हवा हवाई में हो गया, तो भाई शायद उनका हो गया हो लेकिन आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर का नेचर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई कुछ भी कह दे और वैसा सच हो जाए। उसके बाद दोस्तों आता है आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट। उसमें क्या था कि आपको लैंग्वेज का सेक्शन था। एक तो आपको रीजनल लैंग्वेज चुननी थी, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी लैंग्वेज थी। तो रीजनल लैंग्वेज में आप जो है कुछ भी चुन सकते हो, आप इंग्लिश चुन सकते हो, हिंदी चुन सकते हो, या फिर कोई भी लाइक उड़िया चुन सकते हो, या फिर मतलब नॉर्थ ईस्ट के लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज होती है आप उसको चूज़ कर सकते हो, बंगाली वगैरह, आसामीज़, बहुत सारी लैंग्वेज थे। तो मैंने उसमें हिंदी चुनी थी, और लैंग्वेज में भी ठीक ठाक लेवल था। ऐसा नहीं था कि नेक्स्ट ने पहले बार एग्ज़ाम कंडक्ट किया है तो बहुत हल्का पेपर दे दियो, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में भी मुझे याद है कि मेरा इंग्लिश में 8 आउट ऑफ 10 था, रीजनल लैंग्वेज में 10 आउट ऑफ 10 था, और जनरल हिंदी में मेरा 9 आउट ऑफ 10 था। मेरा ये स्कोर था लैंग्वेज सेक्शन में। तो उसके लिए भी आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें व्याकरण संबंधित या फिर वो वर्तनी शुद्धि जो थी वो अच्छे लेवल की पूछी हुई थी। खैर आप पेपर जब देखोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा, और आप मॉक टेस्ट जब दोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको जो है वो निरंतरता के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और बुक कोई बहुत स्पेशल बुक नहीं होती है, नॉर्मल बुक्स ही होती हैं, लेकिन उन बुक्स को बार बार पढ़ना होता है, और एक ही बुक कई एग्ज़ाम को फाइट करने में आपकी हेल्प करती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि एक बुक को हम 10 बार पढ़ें, ना कि हम 10 बुक को एक बार पढ़ें।
तो यही था सिलेबस, और सिलेबस के अंदर की चीज़ें कि पेपर का नेचर कैसा होता है और उसको डील कैसे करना होता है, कितना इजी होता है, कितना हार्ड होता है। पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं आया था, और वो तो फर्स्ट टाइम आया था, तो भी मतलब ठीक ठाक लेवल था। तो इस बार तो अगर आती है वैकेंसी तो पेपर का लेवल तो मुझे लगता है अप ही जाना चाहिए, क्योंकि मेन बात है ना कि सीट बहुत कम है। ऑल इंडिया सिर्फ गर्ल्स कैटेगरी में सिर्फ 334 सीट्स थी, और बॉयज़ कैटेगरी में सिर्फ 335 सीट थी। तो अगर आप यूआर से हो तो आपकी सीट्स और लिमिटेड हो जाती हैं, लाइक 140 या 134 135 के राउंड में यूआर की सीट थी, वो भी ऑल इंडिया। तो आपको उस पर फाइट करना होगा अगर आप यूआर से हो तो। अदरवाइज़ ऑल इंडिया 334 सीट्स भी बहुत ज़्यादा सीट नहीं होती है, और फर्स्ट टाइम तो हुआ था तो भी 6 लाख आवेदन दिए गए थे, ठीक है, अधीक्षक अधीक्षिका के पद के लिए। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि और ज़्यादा जो है वो लोग अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है। और जॉब का नेचर भी बहुत सही है, और लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। खैर, कुछ लोगों के साथ रीजनल प्रॉब्लम्स भी होती है, तो वो जो कहते हैं वो सच भी होता है और शायद सच नहीं भी होता, मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन हाँ, ठीक जॉब होती है, और आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ गए हो, मतलब आप अधीक्षक या अधीक्षिका के पद पे आप चयनित हो चुके हो, तो आप इतना समझ लो कि आप सही जगह पे हो। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो भी आपको कोई रुकावट एज सच नहीं आएगी, मतलब जब तक कि आपका विल पावर बहुत अच्छा ना। अगर आपका विल पावर अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। और अगर आप इस जॉब में भी रहते हो तो ये जॉब भी काफ़ी अच्छी है, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। और यह है कि पब्लिक डीलिंग भी आती है, और सही है ओवरऑल, आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा। एक चीज़ तो है कि व्यक्तित्व एक अलग टाइप का पर्सनालिटी डेवलप होगा। आप अब तक क्या थे वो आप हो, लेकिन अब आप क्या बनोगे ना, वो आपको ये जॉब जो है वो बनाएगी। आपके अंदर क्वालिटीज़ तो बहुत आएंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने फील की है, या फिर जो अदर अधीक्षक और अधीक्षिका हैं, मेरे फ्रेंड्स जिनसे मेरी बात होती है, वो लोग के भी व्यवहार में ये सारे चेंजेस जो आ रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और यही वीडियो था। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बुक लिस्ट के ऊपर भी शूट कर देती हूँ, ताकि जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, वो इस भ्रम से निकल जाए, और जब भी वैकेंसी आएगी तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। तो आगे भी बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसीज आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं अगर जो भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको अपडेट्स दे दूँगी दोस्तों। तब तक आप पढ़ाई वढ़ाई कीजिए अच्छे से, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। और मिलती हूँ मैं आपसे जल्द ही एक वीडियो में। तब तक आप चैनल को और सपोर्ट कीजिए, और मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इस चैनल को 1000 परिवार का चैनल बना दिया है। मैं आशा करती हूँ कि जल्दी ही हमारा चैनल जो है वो और ग्रो करेगा और बढ़ता ही जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अच्छे से क्या कीजिए, कमेंट्स क्या कीजिए, जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलती हूँ मैं जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।